और दूसरे वाले के लिए भी निकाल लीजिए। V2 इजिकल्स टू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसके लिए आएगा 0.25 इंटू 20, तो यहाँ पे 100 कैंसिल 5 V2 आपका आ गया 5 वोल्ट। देखिए टोटल 6 वोल्ट ही आ रहा है, V1 प्लस V2 देखिए 6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये तो हुआ आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। ऐसे ही आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी करके बताते हैं कि किस तरीके से करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि V सबके लिए सेम होगा, जैसे इसमें I सेम थी वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, V सेम होता है सबके लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर देखो, कोई सा भी ले लीजिए, वैसे तो 12.9 लेते हैं, इसमें दो हैं, दो पैरेलल हैं। देखिए सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 रेसिस्टेंस है। ऊपर वाले में दो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 R2। बैटरी जोड़ी हुई है, इधर पॉजिटिव है। नीचे 3 दे रखे हैं, 1 2 3। R3 R4 R5 एमीटर ऐड कर रखा है। की प्लग लगा रखा है यहाँ। ठीक है, अब देखिए डाटा क्या दे रखा है। R1 है आपके पास 10 ओम, R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इज इक्वल्स टू आपके पास है 40 ओम, 40 ओम। R3 इज इक्वल्स टू आपके पास है 30 ओम। R4 आपके पास है 20 और R5 है 60। 20 एंड R5 इज 60 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दे रखा है V एज अ 12 वोल्ट, यानी टोटल V आपके पास है 12 वोल्ट। अब देखिए क्या क्या पूछा है, टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी I पूछा है टोटल और उसका V पूछा है, R पूछा है। तो देखिए इसका R निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको पहले इस वाले सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको। तो इसको अगर मैं R और इसको अगर मैं R डैश मानूं, ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर दी R कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल है ना, तो पैरेलल में क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल्स लिखते हैं। 1/R इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, 1/10 और 1/40। ये तो फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 44 प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 5/40। तो क्या होगा, 5R इज इक्वल्स टू 40, R इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया 8 ओम।
ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, किस वाले के लिए, आर डैश वाले के लिए। तो 1/r' इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। 1/r' इज इक्वल्स टू आपके पास आया r3 कितना है 30 प्लस r4 कितना है 20 प्लस r6 कितना है 60, r5 कितना है 60। r डैश इज इक्वल्स टू 60 ले लो, 2 प्लस 3 प्लस 1। 1/r1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 60। 6 r डैश इज इक्वल्स टू 60, तो r डैश इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 10 ओम। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस, अब देखिए टोटल रेसिस्टेंस के लिए इस वाले सर्किट को अब मैं कुछ इस तरीके से बदल देती हूँ। इस वाले का टोटल आपके पास आ गया, एक का आ गया आपके पास 6, एक का आ गया आपके पास 10 और एक का आपके पास आ गया 6। देखिए इस वाले का आपके पास एक ही आ गया, ये वाला 8 ओम, इसको अपन ने माना था R, यहाँ पे प्लग है। इसका अपने टोटल निकाल लिया कितना 10 ओम, इसको अपन ने माना R डैश। अब ये दोनों देखिए किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालोगे, आर एस इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर। तो आर एस इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 8, आर डैश कितना था 10 प्लस 8, तो आर एस इज इक्वल्स टू आ गया 18 ओम, 18 ओम टोटल। ठीक है, और V अगर निकालेंगे, V तो ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं दूसरा, करंट I अगर निकालोगे तो आपके पास R आ गया 18 और V आपके पास है, तो I इज इक्वल्स टू आप क्या निकालोगे V बाई R, तो I इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा टोटल V डिवाइडेड बाई 18, तो ये गया 6 टाइम, ये गया 9 टाइम, 2/3 कितना आएगा 0.66667 एम्पियर मान लो, 6666 चलता ही जाएगा, तो आप इसको क्या मान सकते हो यहाँ पे 0.67। देखिए यहाँ बताती हूँ मैं आपको, आपके पास V है कितना 12 वोल्ट और I आपके पास निकालना है और R आपके पास आ गया 18 ओम। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू होगा V बाई R, I इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 12/18, 12/18 लिखने के बाद आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू, कट कर लो इसको 6 से, 2/3, तो देखिए 2 से पॉइंट लगाइए 0.3618, 3618, 666 आ जाएगा ना, तो 67 करके एम्पियर करके छोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बाकी जो क्वेश्चंस है वो है आपके फिर पावर से रिगार्डिंग, पावर का जो हीटिंग इफेक्ट से रिगार्डिंग भी है एक क्वेश्चन, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से, और एक है P इज इक्वल्स टू वी आई से, तो वो वाले एग्जाम्पल्स भी आप करिएगा पेज नंबर 217 पे। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल है 12.11 वाला, उसमें है 100 जूल ऑफ हीट are produced each second in a 4 ohm resistance, यानी आपके पास V given है और find the potential difference according across the resistor। देखिए आपको V तो निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना है, आपको R दे रखा है और H दे रखा है,
ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, टी भी दे रखा है आपको, आई स्क्वायर आर टी, आई तो है ही नहीं आपके पास, तो वी आई टी से निकालिए, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, वी आई टी, आपके पास क्या क्या है, P इज इक्वल्स टू एच आपके पास है, V आपको निकालना है, R दे रखा है, तो I इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा H बाई आर टी, और रूट निकाल लीजिएगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, I अगर आपको निकालनी है, V निकालने के लिए पहले आपको I चाहिए यहाँ पे, तो आप निकालिए, R को नीचे ले जाइए, T को भी ले जाइए, H बाई आर टी, I इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा रूट H बाई आर टी, जिसमें आपके पास R दे रखा है 4 ओम, T दे रखा है 1 सेकेंड, H दे रखा है 100 जूल, तो आपके पास I आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी, यानी 1, टी क्यों लिखना है 1, और इसका रूट, और I इज इक्वल्स टू, इसको कट कर लीजिए, कितना टाइम गया 25 टाइम, रूट 25, तो I इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर आपके पास आ गया, R आपके पास है ही, तो V निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4, V इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, पीछे के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, पीछे के क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन रेसिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है बेटा, यहाँ पे मिली एम्पियर को पहले आपको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, -3 हो जाता है ना उधर, तो 3 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, फिर तो R निकल जाएगा V बाई आई से, इसमें सिंपल है, बस इसके अंदर सिर्फ आपको यूनिट चेंज करनी है, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में लाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स ऑफ, देखिए सीरीज में है 2, 3, 4, 5 और 12 भी रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रेसिस्टर, सीरीज के अंदर है तो सबके लिए एक जैसा ही फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज के अंदर चेंज तो होती नहीं है, करंट सबके लिए एक जैसी होती है। तो सबसे पहले आपको टोटल R निकालना है, V आपको गिवन है ही, और V आपको गिवन है, R आपको गिवन है, तो I आप निकाल सकते हैं, किससे, वही ओम्स लॉ के थ्रू निकालिएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R, लेकिन उसके लिए पहले आपको R चाहिए। R कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितने हैं 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 में से सबको R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड करना होगा, टोटल सम, तो 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, तो टोटल आपका R तो आ गया 26 और V आपको गिवन है, तो इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, और जो प्रॉब्लम्स हो मुझे भेजिएगा, पहले आप इनको सॉल्व कीजिए। एक आपको पीछे वाले सारे न्यूमेरिकल्स निकालने हैं, पहले एग्जांपल्स निकालिएगा, लेकिन एग्जांपल्स निकालने के बाद पीछे वाले न्यूमेरिकल्स पे जाइएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से कौन सी चीज़ गिवन होती है और किस तरीके से दूसरी वाली चीज़ पूछ ली जाती है। तो पहले एग्जांपल्स करिएगा
और फिर न्यूमेरिकल्स निकालिएगा और प्रॉब्लम्स मुझे भेजिएगा ताकि मैं एक वीडियो लेक्चर और बना दूंगी आपकी प्रॉब्लम्स के, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के। अब आपका चैप्टर नंबर सिर्फ 13 बचता है फिजिक्स के अंदर। उसके बाद अपन लेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग है, और एनवायरनमेंट वाला, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर करवा देंगे। फिर आपका बायो का कोर्स है जो कि आई होप कि आने वाले टाइम पे जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning students, welcome once again in Eklavya International Online Classes। प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक बेटा अपन ने कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस के, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन अपन देख चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। उनके लिए टोटल रेसिस्टेंस RS और RP भी अपन निकाल चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में जब अपन बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है उसे हम हर एक अप्लायंस के अंदर जो अपन यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर हर एक के अंदर देख रहे होते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट की जब अपन बात कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि जब किसी अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो उसका वर्क डन होता है उसके साथ साथ कुछ एनर्जी जो होती है वो एज अ वेस्ट, एज अ हीट फॉर्म में बाहर निकल रही होती है। उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज यानी यूँ कह दे कि डिसोशिएट हो जाती है, मिक्स हो जाती है एनवायरनमेंट में, वो कुछ यूज़ नहीं आती। तो एज अ हीट जो थोड़ी बहुत एनर्जी जो अप्लायंस के अंदर विथ द वर्क जो ख़त्म हो रही होती है, वो हीट जो होती है कुछ अप्लायंस के अंदर वो क्या होती है, बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके कई ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, अप्लायंस बनाए गए हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट को एज अ इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, और टोस्टर्स होते हैं, अवन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक अवन्स। तो ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं, हीटर होते हैं, तो ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो टोटल जो एनर्जी इनको दी जाती है वो पूरी की पूरी टोटल एनर्जी को ही किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और उस हीट को हम एज ए इम्पॉर्टेंट रोल या एज ए इम्पॉर्टेंट वर्क वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, पहला अपन देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट जो है वो है क्या। फिर उसके हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसे एज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं किस किस अप्लायंस के अंदर। और उसके बाद जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की, तो आपको पता है कि किसी भी अप्लायंस की जब पावर की बात की जाती है तो हम बोलते हैं उसके वोल्ट और उसमें कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसके इक्वल उसकी पावर को हम डिनोट करते हैं। या यूँ कह दें कि किसी भी अप्लायंस के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में से कितना चार्ज कितने टाइम में पास हो रहा होता है, वो पूरी रेट जो होती है वो किसके होती है, पावर के इक्वल होती है। अब देखिए स्टार्टिंग के अंदर जब अपन ने चैप्टर किया था तब अपन ने Q/T को किससे डिनोट किया था, विद द इलेक्ट्रिक करंट से डिनोट किया था। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू आप क्या रख सकते हो बेटा, P इज इक्वल्स टू VI भी इसको डिनोट कर सकते हो। अब इस वाले फॉर्मूले में आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कह सकते हो आप, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो इस V को अगर आप IR से रिप्लेस करेंगे देन यू विल गेट IR इंटू I। तो P इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा I²R। अगर मान लीजिए ये जो पावर है वो
फॉर द टी टाइम हो, फॉर द टी टाइम, अगर ये टी टाइम के लिए लगाया जाए इतना सारा इलेक्ट्रिक करंट और ये रेसिस्टेंस, तो P इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा फॉर द टी टाइम। इफ वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट for the t time then you will get the power as a I square RT। ठीक है, तो ये जो I square RT जो है वो उस अप्लायंस का टोटल पावर है, और ये पूरा पावर अगर हीट जनरेट करने में लग जाए, ये पूरा का पूरा पावर अगर हीट को जनरेट करे, क्योंकि अप्लायंस को अपन किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पास कर रहे हैं वो सारी की सारी एज अ हीट अपन उससे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट रोल की बात कर रही हूँ जहाँ पे एज अ इम्पॉर्टेंट रोल ये हीट प्रोड्यूस हो रही होती है इन द इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक ओवंस, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इन दैट कंडीशंस। तो यहाँ पे सारी की सारी हीट, ये जो सारी पावर होती है वो एज अ हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ। इसे जूल्स के हीटिंग इफेक्ट के लॉ के फॉर्म में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप हीट के बारे में देखें तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे के सारे तीन फैक्टर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन शो कर रही है यहाँ पे हीट, इलेक्ट्रिक करंट के, रेसिस्टेंस के और साथ ही टाइम के, कि कितने टाइम तक उसको इलेक्ट्रिक करंट को उस अप्लायंस में पास किया जा रहा है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के अंदर आप क्या कह सकते हो कि जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट स्क्वायर विच इज पासिंग थ्रू इट। सेकेंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस, एंड थर्ड वन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हुआ आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अप्लायंस। अब बात करते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो कहाँ तो एज अ अनइम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, और कुछ जगह पे जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बात, जहाँ पे अपन किसी भी अप्लायंस को किसी अनदर वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि टीवी को अपन फॉर द वॉचिंग, फॉर द एंटरटेनमेंट अपन यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर द वॉचिंग मूवीज़, फॉर द वॉचिंग बहुत सारे कार्टून्स, छोटे बच्चे कार्टून्स वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिस भी चीज़ के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब भी उसको पिक्चराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन उसका इलेक्ट्रिसिटी का किसके लिए यूज़ हो रहा होता है, पिक्चराइजेशन की बजाय कुछ ना कुछ पोर्शन उसका हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा होता है, तो वो बेसिकली एज अ अनइम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो वहाँ पर किसी भी अप्लायंस के अंदर जो वर्क डन हो रहा होता है उसके अलावा अगर जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज़ द अनइम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट, है ना। लेकिन कई जगह पे जहाँ पर अपन इम्पॉर्टेंट रोल के फॉर्म में इसे गेन कर रहे होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल तो आपका था ही कि ऐसे अप्लायंसेस जो इसी पे वर्क कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये सारे, तो ये तो पूरे इसी पे वर्क कर रहे होते हैं, हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह। उसके अलावा अगर आप इम्पॉर्टेंट फैक्टर की फॉर्म में अगर इसको देखें तो आपके बल्ब जो होते हैं, जिसके अंदर अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको अपन एज अ हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं एज अ फैक्टर या एज अ अप्लायंस। जैसे कि टंगस्टन की अपन ने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में कि उसे अपन फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास की जाएगी उस इलेक्ट्रिसिटी को, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में कन्वर्ट करेगा। वो पूरी की पूरी हीट एज अ लाइट रेडिएशन आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी लाइट रेडिएशन की फॉर्म में जो कि मिल रही होती है। तो वहाँ पर मेन जो उसका वर्क है वो क्या है, उस इलेक्ट्रिक करंट को लेकर लाइट रेडिएट करने का, क्योंकि वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उस हीट की वजह से ही वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, लाइटेंड हो रहा है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टंगस्टन होती है वो टंगस्टन ऐसी मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो जाकर क्या होती है, मेल्ट होती है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाती। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप उसमें पास करते हैं वो सारी की सारी उसको पहले हीट प्रोड्यूस करने के लिए लगा दी जाती है, और फिर वो जब हीट प्रोड्यूस करती है तो वो हीट जो होती है वो एज अ लाइट, एज अ रेडिएशन उसके अंदर से बाहर निकलती है। तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये हीटिंग इफेक्ट। दूसरी चीज़ जो ओपन होती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर सर्किट्स ऑल्सो, फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ के बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि फ्यूज़ जो होता है वो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क कर रहा होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके ये जो फ्यूज़ेस बनाए जाते हैं वो ऐसे वायर्स के बनाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह के बनाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, और उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि जिस एपरेटस के अंदर, जिस अप्लायंस के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी हो, उस इलेक्ट्रिसिटी के नॉर्मली जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करवानी है, उस इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर का उसे रखा जाता है। जैसे कि आपको किसी अप्लायंस के अंदर 4 या 4.5 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो आपको 5 एम्पियर का फ्यूज़ रखना होगा, यानी थोड़ा सा ओवरलोड जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो इजीली अप्लायंस झेल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करंट होगा तो वो झेल नहीं पाएगा और अप्लायंस ख़राब होने की हो सकती है उस टाइम पर कंडीशन। लेकिन अगर आपने फ्यूज़ लगा रखा है तो फ्यूज़ क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर जो होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, ओवरलोडेड हो जाएगी, तो उस फ्यूज़ के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट एंड ड्यू टू द पासिंग ऑफ हाई पावर विच विल प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, तो उस मोर हीट की वजह से वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से जो आपका अप्लायंस है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज़, जो कि सर्किट ब्रेक करने के काम में आ रहा है, उसकी वजह से आपका अप्लायंस बिल्कुल सेफ रह जाएगा। तो फ्यूज़ जो होता है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके जितने भी अप्लायंस होते हैं जिनके लिए आप फ्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर डोमेस्टिक यूजेस के लिए अपन देखें तो कितने एम्पियर के फ्यूजेस अपन यूज़ करते हैं, 1 to 5 रेंज के अंदर अपन फ्यूजेस यूज़ करते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 तक अपन फ्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन फ्यूजेस को जो अपन यूज़ कर रहे होते हैं वो जो इसका क्राइटेरिया होता है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो अप्लायंस है वो कितने एम्पियर के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये जो वर्किंग होती है वो वर्किंग डिपेंड करती है कि आपका जो अप्लायंस है उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर उससे ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि सर्किट ओवरलोडेड हो जाता है ना, ओवरलोड होने की वजह से शॉर्ट सर्किट्स होने की जो कंडीशन होती है वो जनरेट होती है। तो वो जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं या ये ओवरलोडिंग होता है वो बेसिकली आपके वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होते हैं। जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उनके अंदर तो आपको पता है कि जो आपके 2 वायर्स होते हैं वो अगर कहीं भी इंटरलिंक्ड होते हैं, जो कि आपका पूरा पोर्शन कट हो चुका है कि कितने वायर्स होते हैं आपके जो लाइंस होती है उसके अंदर, और कितने कितने तरीके के 3 तरीके के वायर्स होते हैं जिसके अंदर आपके डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, उनका कलर भी डिफर होता है। वो पूरा का पूरा चैप्टर ही पोर्शन ही पूरा कट हो चुका है। इसके अलावा अगर अपन बात करें फ्यूज़ के ऊपर आते हैं अपन, तो ओवरलोडिंग का जो पोर्शन है वो इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं कि जब भी आपका जो सर्किट होता है वो ओवरलोडेड हो जाता है, यानी आपके जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए उतना नहीं होकर उससे ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में अगर क्रिएट हो जाता है, तो उस टाइम पर होता क्या है, उस टाइम पर जो आपके न्यूट्रल वायर और जो इलेक्ट्रिक करंट वाला वायर होता है वो अगर इंटरलिंक हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन आपके जनरेट होती है ओवरलोडिंग के जैसी। उस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो आपको सेफ रखता है आपके अप्लायंस को ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। तो उस
ड्यूरेशन में आपका फ्यूज़ जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फ्यूज़ अगर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो जाहिर सी बात है जिस पे वो वर्क कर रहा है हीटिंग इफेक्ट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो फ्यूज़ जनरली जो फ्यूज़ होते हैं वो पहले के टाइम पे आपने अभी भी बहुत जगह पे उसे यूज़ किया जाता है। पोर्सिलीन के कॉटेज के अंदर उसे रखा जाता है, वायर को बांध के रखा जाता है और वहाँ पर उसे एज अ फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। यानी नॉर्मली जो ये होते हैं वायर्स जिन्हें फ्यूज़ के फॉर्म में यूज़ किया जाता है वो एक पोर्सिलीन की कॉटेज के अंदर, यानी छोटा सा एक जिसको अपन सॉकेट में लगाते हैं। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो मीटर्स लगे हुए थे उसके अंदर बहुत सारे पोर्सिलीन कॉटेजेस होते थे और उसके अंदर लगे हुए होते जिनको कटआउट भी बोलते हैं, है ना। तो उनके अंदर लगे हुए होते थे। तो वो जो होते हैं बेसिकली वो हर एक सर्किट के लिए अलग अलग लगाए जाते थे। जितनी ज़्यादा वायरिंग्स होती थी उसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े मीटर्स के पास बहुत सारे वो पोर्सिलीन कॉटेज होते थे। तो आज मिनिएचर्स लगाए जाते हैं आजकल के टाइम पे, एमसीबीज जितने सर्किट्स बनाए जाते हैं उसके हिसाब से भाई एक से ज़्यादा रूम्स के लिए एक एमसीबी भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर पर्टिकुलर एक सर्किट के लिए आप एक एमसीबी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही ओवरलोडिंग होती है एमसीबी ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके अप्लायंसेस को सेव करने का तरीका है जो कि हीटिंग इफेक्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट के आपके ये तीनों एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे किसको एक्सप्लेन करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट को आपको शो कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है, देखिए आपका पहला पोर्शन था कि हीटिंग इफेक्ट या जूल इफेक्ट क्या होता है। H इज टू आई स्क्वायर आर टी को अपन जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और सेकेंड वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। तो आपके 3 इंपॉर्टेंस हो गए, कुछ अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करते हैं। सेकंड आपका हो गया कौन सा वाला, जिसके अंदर आपने टंगस्टन को बताया कि कुछ में हीटिंग इफेक्ट के थ्रू लाइट जनरेट करवाई जाती है जिसकी वजह से वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। थर्ड वन इज फ्यूज जो कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क कर रहा होता है और आपके अप्लायंसेस को ओवरलोडिंग की कंडीशन में सेफ रखने का काम करता है। Now the last part of this chapter that is electric power। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को करने की जो रेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो अभी जो हीटिंग इफेक्ट वाला था उसमें भी अपन ने पावर के बारे में ही बात करी थी। P इज इक्वल्स टू अपन ने लिखा था VI, ठीक है, और उसमें अपन ने ओम्स लॉ अप्लाई किया था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपन ने लिखा था V इज इक्वल्स टू IR। उसको पुट करने पर आपको पावर मिली थी I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब क्या है, इफ दिस इज द पावर ऑफ अप्लायंस एंड इट इज वर्किंग फॉर द टी टाइम, इफ दिस पावर इज वर्किंग, काम कर रही है, वर्किंग फॉर द टी टाइम, टी टाइम के लिए वर्क कर रही है, देन पावर विल बी आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू VIT भी लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ना, इसी के साथ VIT लगा सकते हो या फिर आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हो इसे, ठीक है। तो ये हो गई किसी की भी पावर। देखिए बेसिकली जब अपन पावर की बात करते हैं तो पावर अपन आपने सुना होगा 0 वाट का बल्ब है या फिर 100 वाट का, तो वो वाट क्या है, दैट इज अ पावर। तो इसको जब अपन यूज करते हैं पावर को, तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिट पावर की यूनिट को वाट में डिनोट किया जाता है।
देखिए वाट जो होती है वो बेसिकली क्या है, V इंटू आई है, यानी P इज इक्वल्स टू V इंटू आई लिखा था अपन ने। तो अगर आप इस पावर को 1 वाट माने तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यानी किसी अप्लायंस के अंदर से अगर 1 वोल्ट पास किया जा रहा है, 1 एम्पियर पास किया जा रहा है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस का जो अमाउंट है वो कितना है, 1 वोल्ट है, तो उसके अंदर कितनी पावर जनरेट होगी, 1 वाट पावर जनरेट होगी। यानी मान लीजिए कि ये कोई अप्लायंस है जिसके अंदर से 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है और उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1 वाट के बराबर मानी जाएगी। अब आपको पता है कि 1 वाट जो होती है, 1 वाट, वो बहुत छोटी यूनिट होती है। जनरली जो अपन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मीटर के अंदर अपन रीडिंग जिसको मानते हैं वो होती है यूनिट, है ना। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितनी यूनिट आई हुई, कितना बिल पे करना है, कितनी यूनिट का बिल पे करना है। तो वो जो यूनिट होती है वो यूनिट किसके इक्वल मानी जाती है, 1 किलोवाट घंटा के इक्वल मानी जाती है 1 यूनिट। तो जनरली अपन जो पावर कंसीडर करते हैं वो बड़ी यूनिट्स के लिए पावर, किसी की भी पावर जो जनरेट की जाती है वो वाट सेकंड की लेने की बजाय कितनी ली जाती है, किलोवाट ली जाती है पावर, यानी बड़ी पावर ली जाती है, क्योंकि वाट छोटी यूनिट होती है पावर की। तो बड़ी पावर कौन सी होती है, किलोवाट। और जिस तरीके से वाट पर सेकंड ली जाती है वैसे किलोवाट पर घंटा ली जाती है, यानी पर आवर ली जाती है। ठीक है, पर आवर का मतलब कि हर एक घंटे में, हर एक आवर के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जब अपन यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ बात की जाती है 1 किलोवाट पर आवर की। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं 1 किलोवाट पर आवर की, तो इसमें कितने जूल एनर्जी वो देगा। अगर 1 किलोवाट पर आवर की बात कर रहे हो तो कितनी एनर्जी पर आवर इंटू आवर, कितने घंटे तक चलेगा। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर की बात अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर जूल कितना आएगा, कितनी एनर्जी आएगी। तो देखिए 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, ठीक है। और आर की अगर बात करें तो होता है आपके 36,000 आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे 60, देखिए आपको सही से समझाएं तो एक आर के अंदर 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो H इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 36,000 सेकेंड्स, ठीक है, ये आ गया वाट सेकेंड। तो किलो वाट आर इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 1000 इंटू 36 वाट सेकेंड, ठीक है। तो 1 किलो वाट आर इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूँ 1 किलो वाट पर 3.6 इंटू 10 टू पावर 5 तो ये रहे और पॉइंट लगते ही एक और चढ़ जाएगा 6 वाट सेकेंड लिख लो, या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है जूल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट आ गया 1 किलोवाट कितने जूल के इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के इक्वल माना जाता है। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि ये किसके इक्वल है 3.6 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड के इक्वल भी है, ठीक है। वाट मान लीजिए इसे और इसे सेकेंड मान लीजिए। तो ये हो गई आपकी यूनिट। अब देखिए इसके रिगार्डिंग आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि पिछले वाले के अंदर मैंने आपको बताया था पैरेलल सीरीज में कुछ एग्जांपल्स,
जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका है 12.9, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा, ये होती है आपकी यूनिट जो आप कंसिडर करते हैं कि कितना यूनिट आपने यूज़ किया है पर मंथ के हिसाब से। इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि कितनी यूनिट के कितने रुपए दिए जाएं कि आपका पर मंथ बिल कितना आएगा, ऐसे करके आपको, यानी एक एपरेटस है, मान लीजिए आपके पास एक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी इतनी पावर है, वो पर डे इतना वर्क करती है, बताइए लास्ट मंथ पे आपको कितना उसका रेट पे करना पड़ेगा अगर एक यूनिट का चार्ज इतना हो। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन पैरेलल सीरीज या कॉम्बिनेशन पे, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं पहले। तो आपके पास सबसे पहले एक न्यूमेरिकल जो है, एग्जाम्पल नंबर आपका लीजिए आप पेज नंबर 212। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक लैंप दे रखा है, रेसिस्टेंस जिसका कितना है 20 ओम, और कंडक्टर रेसिस्टेंस जिसका दूसरा कंडक्टर और यूज किया हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। 6 वोल्ट बैटरी से इसे कनेक्ट किया जा रहा है। पूछा क्या है इसने, टोटल रेजिस्टेंस बताइए इसका, और करंट बताइए, टोटल करंट कितना पास होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। देखिए सर्किट कुछ इस तरीके का है जिसमें 4 एम्पियर का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, एक बल्ब लगाया गया है 20 ओम का, ये 4 ओम का है, ये 20 ओम का है। अब आपके पास है एक बैटरी जिसका वोल्ट आपको दे रखा है 6 वोल्ट, यहाँ पर एमीटर ज्वाइन किया हुआ है और एक प्लग की, ठीक है। देखिए पहला पूछा उसने टोटल रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहली बात देखिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट both are in series combination, so RS is equals to, इसे मान लीजिए R1 और इसे मान लीजिए R2, ठीक है, 20 ओम ही है ना। तो RS में देखिए क्या होगा, R1 प्लस R2, तो RS is equals to आपके पास आ गया 4 प्लस 20, RS is equals to 24 ओम, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है सेकंड कि क्या निकालिए, टोटल करंट कितना पास होगा। सीरीज में तो एक ही करंट होता है सबके लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या लिखोगे, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय R होता है ना, क्या होता है, V बाय R होता है। अब आपके पास देखिए V कितना है 6 और R कितना निकला 24, तो I इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 24, कट कर लीजिए इसको, 1/4 कितना आएगा 0.25 एम्पियर। ये लीजिए इसकी एम्पियर निकल गई, 0.25 एम्पियर निकल गई। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक लैंप
जो आपका दिया हुआ है उस इलेक्ट्रिक लैंप का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इलेक्ट्रिक लैंप का, तो V पूछा है। V अगर आप निकालेंगे तो देखिए इस दोनों का ही निकाल लीजिए, इसका V1 हो जाएगा और इसका V2 हो जाएगा। तो V1 अगर निकालोगे तो कैसे आएगा IR1 और V2 अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा IR2। V1 अगर निकाल रहे हो तो आपके पास है I तो दोनों में सेम ही है 0.25 इंटू इसके लिए तो आ जाएगा 4, नीचे जाएगा 100, ये आ गया V1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट।